स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में देखा गया रफाह क्रॉसिंग मिस्र और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सीमा क्रॉसिंग है? ए लीबिया, बी सूडान, सी जॉर्डन, डी फिलिस्तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी फिलिस्तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रफाह क्रॉसिंग यह मिस्र और फिलिस्तीन के बीच एक सीमा क्रॉसिंग है। रफाह क्रॉसिंग गाजा पट्टी एवं मिस्र के बीच प्राथमिक क्रॉसिंग पॉइंट है जहां से लोगों और सामानों की आवाजाही होती है, अतः विकल्प डी सही है। वर्तमान में गाजा फिलिस्तीन में 3 कार्यात्मक प्रवेश और निकास बिंदु हैं। उत्तर में इरेज या बेट हनौन क्रॉसिंग एवं दक्षिण में करेम अबू सलेम तथा रफाह क्रॉसिंग। उत्तर में इजराइल द्वारा प्रबंधित इरेज क्रॉसिंग इजराइल के माध्यम से गाजा और वेस्ट बैंक के बीच लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करता है। करीम अबू सलेम बिंदु भी इजराइल के नियंत्रण में है, लेकिन इसका प्रयोग विशेष रूप से वाणिज्यिक वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। वैकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अहिंसक आंदोलन है। 2. इस आंदोलन का नेतृत्व भगत सिंह, केपी केशव मेनन और के केलप्पन जैसे दूरदर्शी नेताओं ने किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैकोम सत्याग्रह यह एक अहिंसक आंदोलन था जो 1 सदी पहले केरल के त्रावणकोर रियासत के वैकोम में 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि यह आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की गहरी प्रथाओं के विरुद्ध एक जबरदस्त विरोध के रूप में खड़ा हुआ, जिसने लंबे समय से भारतीय समाज को त्रस्त कर रखा था। यह आंदोलन उत्पीड़ित वर्ग के लोगों, विशेषकर एझावों के वैकोम महादेव मंदिर के आसपास की सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था। यह भारत में पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन था जिसने पूरे देश में इसी तरह के आंदोलनों के लिए मंच तैयार किया। इसका उदय राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ हुआ और इसका उद्देश्य राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ साथ सामाजिक सुधार में वृद्धि करना था। इसका नेतृत्व एझावा नेता टी.के. माधवन, केपी केशव मेनन और के केलप्पन जैसे दूरदर्शी नेताओं ने किया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इस्लामिक स्टेट खुरासान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इस्लामिक स्टेट यानी IS की अफगानिस्तान स्थित शाखा है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में एक आतंकवादी हमले से 137 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिससे इस्लामिक स्टेट के पुनः प्रभुत्वशाली होने और आतंकवाद संबंधी इसकी बढ़ती क्षमताओं के संबंध में चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह हमला संभवतः इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान पाकिस्तान शाखा IS खुरासान द्वारा किया गया था। इस्लामिक स्टेट खुरासान इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान स्थित शाखा है जो ईरान के करमान में हुए 2 बम धमाकों सहित हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में की गई, अतः कथन 2 सही नहीं है। बता दें कि IS के में मध्य एशिया के आतंकवादी शामिल हैं और अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद यह प्रभुत्वशाली हुआ। IS के अफगानिस्तान के शिया अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है और मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के ताजिक एवं उज्बेक अल्पसंख्यकों के कट्टरपंथी युवाओं को अपने संगठन में शामिल करता है। अगला प्रश्न है, कोडाइकनाल सौर वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोडाइकनाल वेधशाला दक्षिणी भारत में खूबसूरत पलानी पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। 2. इसकी स्थापना 1890 में एक सौर भौतिकी वेधशाला के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA ने 1 अप्रैल 2024 को कोडाइकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई। इसका उद्देश्य वेधशाला के शानदार इतिहास का सम्मान करना और इसके स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देना है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की कोडाइकनाल वेधशाला दक्षिण भारत में खूबसूरत पलानी पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 1899 में एक सौर भौतिकी वेधशाला के रूप में की गई थी और मद्रास वेधशाला की सभी गतिविधियों को कोडाइकनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। वेधशाला के पास दुनिया में सूर्य के सबसे लंबे समय तक निरंतर दैनिक रिकॉर्ड में से एक है।
KSO वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के अंतर्गत एक फील्ड स्टेशन के रूप में कार्यरत है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसके व्यापक डेटाबेस में 1.2 लाख डिजिटल सौर छवियों के साथ साथ 20वीं शताब्दी की शुरुआत के कई अन्य सौर रिकॉर्ड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका अर्थ पृथ्वी के कंपन से होता है। 2. यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। 3. इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ताइवान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। बता दें कि यह भूकंप कम से कम 25 वर्षों की अवधि में द्वीप पर सबसे तीव्र भूकंपीय गतिविधि है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से होता है, अतः कथन 1 सही है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं, अतः कथन 2 सही है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अभ्यास गगनशक्ति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अभ्यास 1 से 10 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। 2. आखिरी बार इसे साल 2019 में आयोजित किया गया था। 3. इस अभ्यास में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में छद्म लक्ष्यों पर हमला करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगनशक्ति 2024 की शुरुआत हो गई है। यह अभ्यास 1 से 10 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है, अतः कथन 1 सही है। अभ्यास जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज सहित देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहा है। बता दें कि आखिरी बार इसे साल 2018 में आयोजित किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में छद्म लक्ष्यों पर हमला करेंगे, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के पहले महासचिव कौन थे? A. दीवान चमनलाल, B. लाला लाजपत राय, C. बीजी तिलक, D. CR दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. दीवान चमनलाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ट्रेड यूनियन आंदोलन का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया था। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान चमनलाल इसके महासचिव थे, अतः विकल्प A सही है। 1920 के दशक के दौरान प्रमुख हड़तालों में खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स, जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स, इसमें 1.5 लाख कर्मचारी शामिल थे और यह 5 महीने तक चली, और बकिंघम कर्नाटक मिल्स शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों का प्रभाव क्यों हावी हो गया? 1. नरमपंथी नेतृत्व वाला दृष्टिकोण वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। 2. सरकार ने छात्रों पर अत्याचार बढ़ाए। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों ने एक प्रमुख प्रभाव हासिल कर लिया। इसके 3 कारण थे। नरमपंथी नेतृत्व वाला आंदोलन परिणाम देने में विफल रहा था, अतः कथन 1 सही है। बंगाल के दोनों हिस्सों की सरकारों की विभाजनकारी रणनीति ने राष्ट्रवादियों में रोष उत्पन्न कर दिया था। 3. सरकार ने दमनकारी उपायों का सहारा लिया था, जिसमें छात्रों पर अत्याचार शामिल थे, जिनमें से कई को शारीरिक दंड दिया गया था। वंदे मातरम के सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध, स्वदेशी कामगारों पर मुकदमा और लंबी कैद, कई कस्बों में पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष, नेताओं की गिरफ्तारी एवं निर्वासन और प्रेस की स्वतंत्रता का दमन आदि हथकंडे अपनाए गए हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की अनुमति देता है। 2. दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 144 केवल जिला मजिस्ट्रेटों को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के साथ
सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में संघ या राज्य के गृह सचिव को किसी भी टेलीग्राफ सेवा, इंटरनेट सहित के निलंबन का आदेश देने की अनुमति देती है। अतः कथन 1 सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी भी उपद्रव या गड़बड़ी को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ जलप्रपात और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। 1. जोरांडा जलप्रपात महाराष्ट्र। 2. बरकना जलप्रपात कर्नाटक। 3. गाथा जलप्रपात ओडिशा। 4. बिडोन जलप्रपात मेघालय। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 3, डी केवल 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।